नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा के लिए मैं डेली हिंदी के 2 सेट कंप्लीट करवा रहा हूं। हाँ, इसके पहले हमने जो आपके मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उन सभी के मैंने PDF जो है ये टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर भेज दिया है। तो एक बार आप जाकर के टेलीग्राम पर उन सभी PDF को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर जाएँगे, सर्च करेंगे @एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। लगभग 7200 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को जरूर ले लीजिएगा। विथ आंसर के साथ मैंने सेंड कर दिया है। आज के इस मॉडल पेपर या इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। इसमें भी हम आपके वही 2 सेट कंप्लीट करेंगे। जैसा आप ये बात अच्छे से जानते हो कि हमारा टारगेट रहता है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना। इसके पिछले वाले सेट में हमने मात्र 37 में 74 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, और वही मैं भी इसमें सोच रहा हूँ कि बेहतरीन तरीके से मैं जल्दी से कंप्लीट करा दूँ। हालांकि बाद में कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि इतनी भी जल्दी क्या है, लेकिन मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि आप वीडियो की स्पीड को बढ़ाओगी, तो वीडियो की स्पीड आप ना बढ़ाओ, मैं इसीलिए मैं स्पीड से ही क्लास करवाता हूँ। फिलहाल चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। हाँ, इसके पहले कि जितनी भी मॉडल पेपर हुए हैं आपके, चाहे आपका महाभारत बैच का हुआ हो, या फिर गाइस कहा जाए आपके प्रैक्टिस सेट हुए हों, या फिर कहा जाए जो आपकी मैराथन क्लास हुई है वो हुई हो, या टॉपिक वाइज जैसे आपका मेंटल एप्टीट्यूड हुआ है वो, अगर आप इन सभी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सभी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त स्वर नहीं है। देखिए, आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक संयुक्त स्वर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर संयुक्त स्वर की बात करूँ तो दिया गया ऑप्शन ए में ए और ओ, ये जो है आपके संयुक्त स्वर होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं बड़ा ऊ की, तो ये जो है आपका ये संयुक्त स्वर नहीं बल्कि ये दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। अब देखिए, अगर आप इसमें विराम चिन्ह लगाओगे तो किस तरीके से लगेगा। आप क्या कहोगे, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है। अगर आप इसे बनाओगे तो क्या बनाओगे, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, इसके बाद अल्प विराम लगाओगे, या फिर जिन्हें आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हो, तो अल्प विराम लगाओगे। उसके बाद कहोगे कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जैसा आप एक बात और जानते हैं कि मैंने जो ये प्रैक्टिस सेट डिज़ाइन किया है, या फिर मैंने जो हिंदी के 2 सेट डिज़ाइन किए हैं, इसमें खास बात मैंने ये रखा है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस रखे हैं ये यूपीपी कांस्टेबल रेडी एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार ही रखे गए हैं। जैसे पहले आपका वर्णमाला है तो पहले वर्णमाला मैंने रखा है, उसके बाद आपके विराम चिन्ह दिए गए हैं तो विराम चिन्ह के सवाल हैं, उसके बाद आपके शब्द रूप वाले दिए गए हैं तो मैंने शब्द रूप को रखा है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके मॉडल पेपर ये सेट आपके चल रहे हैं। देखिए, भारत अगर कहा जाए तो एक है, अपने आप में एक विशेष है, इस वजह से आप इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर कह दिया जाता कि देश, तो देश जो है ये व्यक्तिवाचक नहीं, ये जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि देश जो हैं बहुत सारे हैं। देश में अगर पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया जाएगा तब आप कहेंगे व्यक्तिवाचक। भाववाचक कब हो जाएगा, भाववाचक वो हो जाएगा जो आपके भाव को दर्शाए, मतलब जिसे आप ना तो देख सकें और ना ही उसे आप टच कर सकें, उसे आप कहेंगे भाववाचक। जैसे कहा जाए चोरी करना, तो चोरी जो है क्या है, एक भाववाचक है। चोरी करना आप कैसे जानेंगे, जब आपके बगल से कोई आपका 10 रुपये चुरा लेगा तभी आप जान पाएंगे कि वो चोर है। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जाए भाववाचक आपका जो है ये आपके भाव को दर्शाता है। समूहवाचक जो है ये समूह को दर्शाता है, जैसे भीड़ लगी हो वहाँ पे भीड़ जो है आपका ये समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें हम जो है ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो निजवाचक कब होगा, जब कोई बात स्वयं के लिए कही जाए। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो स्वयं की बात की जा रही, नहीं। स्वयं जब कब कहा जाएगा, जब आप कहेंगे कि यह काम अपने आप कीजिए या काम आप स्वयं कीजिए, तब आप कहेंगे यहाँ पे निजवाचक। बट हमसे पूछ क्या रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें हम क्या है, तो हम जो है एक पुरुषवाचक है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हम जो है एक प्रकार का पुरुषवाचक है। ठीक है,
देखिए अगर मैं बात करूं सर्वनाम के भेद की, तो कुल मिलाकर के सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। और जो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक के अंतर्गत कहा जाए तो 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कहा जाए तो मैं और हम, ये उत्तम पुरुष में ही आते हैं, तो हम जो है आपका ये उत्तम पुरुष का ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठ का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे कंठ का विशेषण क्या होगा। देखिए कंठ का विशेषण जो होगा ये कंठ्य होगा। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे ठ के नीचे हलंत लग के यह लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंठ का विशेषण कंठ्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? समझिएगा फिर से सवाल, मूल और अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया। देखिए अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ करके जो बनाई गई क्रिया है उसे आप क्या कहेंगे? साधित और सकर्मक धातु। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, साधित सकर्मक धातु। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण आप किसे कहेंगे? जिसे आप गिन ना सकें, उसे आप केवल और केवल तौल या फिर माप सकें, उसे आप कहेंगे परिमाणवाचक। तो यहाँ पे अगर मैं परिमाणवाचक की बात करूँ तो देखिए पहला, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। अब बहुत आप किस तरीके से, इसका आप एक तरीके से कहा जाए तो मात्रा ही लगा पाओगे, परिमाण ही कर पाओगे। बहुत ओले, अब कितने गिरे या कितने ओले गिरे हैं ये नहीं पता, तो ये एक अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यह लड़की सुंदर है, तो सुंदर जो है आपका यहाँ पे ये गुण हो जाएगा। मैदान हरा भरा है, तो हरा भरा ये भी आपका गुण हो जाएगा। और तुम अच्छे खिलाड़ी हो, यहाँ पे अच्छा भी आपका गुण ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? देखिए अगर मैं यहाँ पे असंगत मतलब गलत कौन सा है ये पूछ रहा है। अगर आप इसमें गलत की बात करो तो देखिए माली का मालिन होता है, ये बिल्कुल सही है। माली आपका मेल हो जाएगा, मालिन फीमेल हो जाएगा। शेर का शेरनी होता है और बाघ का बाघिन होता है। बट यहाँ पे अगर बात की जाए सेठ का सेठाइन नहीं होता। देखो अगर आप गांव की भाषा में कहो तो गांव में लोग कह देते हैं कि सेठाइन कहाँ जा रही हो, बट सेठाइन जो होता है ये मूल रूप से स्त्रीलिंग नहीं होता है। सेठ का जो मतलब स्त्रीलिंग होता है ये सेठानी होता है। क्या होता है? सेठानी, ना कि सेठाइन। तो सेठानी होना चाहिए, सेठाइन नहीं होगा। ठीक है, तो डी आंसर गलत दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य एक वचन है? मतलब ये कह रहा है कि इसमें से एक वचन कौन सा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक वचन की बात करूँ तो समझिएगा, अध्यापक गण यहाँ बैठे थे। अध्यापक गण, गण जो है यहाँ पे आप ये लग गया तो ये आपका जो हो जाएगा ये बहुवचन हो जाएगा, ये नहीं होगा। महात्मा बुद्ध महान थे, अगर था होता तो आप कह सकते थे, लेकिन थे लिखा है तो ये भी नहीं होगा। कल बहुत वर्षा हुई थी। मेरे प्यारे भाई वर्षा जो है आपका ये अपने आप में एक वचन शब्द है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कल बहुत वर्षा हुई थी, इसमें आपका जो है ये एक वचन हो जाएगा। भय से उसके तो प्राण ही गए, तो प्राण जो है ये अपने आप में सदैव बहुवचन होता है, इसका जो है ये एक वचन नहीं बनाया जा सकता। तो भय जो है, भय से उसके तो प्राण ही गए, इसमें प्राण भी आपका बहुवचन ही हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया तो वो एक वचन किस में दिया गया है, तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कल बहुत वर्षा हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। वाक्य दिया गया है, गाय घास चर कर चली गई। अब देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब एक थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे कोशिश कीजिए तो आप आसानी से बता सकते हो। गाय घास चर कर चली गई, मतलब काम जो है पूरी तरीके से कहा जाए तो हो चुका है। गाय ने घास चरा और फिर वो चल दी, तो यहाँ पे गाय घास चर कर चल दी, मतलब यहाँ पे आपका भूतकाल हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका सी आंसर। अगर भूतकाल के भी वेद की बात की जाए तो ये पूर्ण भूत होगा, क्योंकि गाय घास चर कर चली गई मतलब काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, सी उत्तर राइट। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक सेट में बताया है कि भाववाच्य में कहा जाए तो अक्सर असमर्थता दर्शाई जाती है। तो यहाँ पे पहले में देखिए, दादी से चला नहीं जाता। अगर आप पहला ऑप्शन देखो तो यही सही है, क्योंकि भाववाच्य इसमें आपका परफेक्ट बैठ रहा है। तो ए आंसर आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में गलत विभक्ति करा है ना, गलत जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे गलत की बात करूँ तो देखिए छुट्टियों में सभी बच्चों का
अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसे आप आसानी से कह सकते हो कि छुट्टियों में सभी बच्चों ने, का नहीं, यहाँ पे ने होना चाहिए था। तो छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पे का के स्थान पर ने होना चाहिए था, मतलब ए आंसर आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला है कि इसमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से एक तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् धन सम, यानी कि बिल्कुल समान, उसके समान। तो यहाँ पे तत्सम की अगर बात की जाए तो कौन सा होगा? 13 नंबर सवाल। देखिए, अंक जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला अंक जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अंक जो है आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर मैं इसके तद्भव की बात करूं अंक के, तो इसका जो तद्भव होता है ये आँख होता है। इसको ध्यान रखिएगा, आँख, ये चांद बिंदु वाला। अगर मैं आँख की बात करूं तो आँख जो है ये अपने आप में तद्भव है। अगर मैं आँख के तत्सम की बात करूं तो अर्क होगा, आँख का तत्सम अर्क होगा। और आंत जो दिया गया ये भी आपका अपने आप में तद्भव है। आंत का अगर मैं तत्सम की बात करूं तो आत्र होगा, आत्र, ठीक है, आत्र। और अंजलि, अंजलि जो है ये भी तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है ये अंजलि होता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा मेरे भाई, अंजलि, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बा तजुर्बा, जैसा मैंने जस्ट अभी आपके सामने बोला बा तजुर्बा, तो बा तजुर्बा यानी तजुर्बा आपका मूल शब्द हो जाएगा और बा जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो बा तजुर्बा में कहा जाए उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो बा उपसर्ग हो जाएगा। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि अनुकरणीय शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए, अनुकरणीय, अगर आप अनुकरणीय का विच्छेद करोगे तो किस तरीके से निकलेगा? अनुकरणीय में अगर आप करो तो अनुकरण धन ईय, अनुकरण धन ईय लग जाएगा, मतलब अनुकरण मूल शब्द हो जाएगा और ईय आपका जो है प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर प्रत्यय की बात की जाए तो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। आविर्भाव का विलोम बताइए। आविर्भाव का विलोम बताइए क्या होगा? 16 नंबर सवाल है, आविर्भाव का विलोम बताइए। आविर्भाव का विलोम जो होता है ये तिरोभाव होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर, तिरोभाव। हाँ, अगर मैं विरक्ति की बात करूं तो विरक्त का विलोम जो होता है ये अनुरक्ति होता है। विरक्त का विलोम जो होता है ये अनुरक्ति होता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अधोगति, अधोगति का बात की जाए तो इसका ऊर्ध्वगति हो जाएगा और अंत का तो प्रारंभ हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय का विलोम, उदय का विलोम आपको बताना है। 17 नंबर सवाल। देखिए, डूबना का अगर मैं विलोम की बात करूं तो डूबना का विलोम जो होता है ये तैरना होगा। अप्रकट की विलोम की बात की जाए तो अप्रकट का जो होगा ये प्रकट होगा। परोक्ष की बात की जाए तो परोक्ष का जो विलोम होगा ये प्रत्यक्ष होगा। और डूबना का विलोम की बात की जाए तो अस्त हो जाएगा। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं राइट होगा। इसमें से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंधकार का इसमें पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, तिमिर और तमिस्त्र और ध्वांत ये जो है ये अंधकार के पर्यायवाची हैं, जबकि निलय जो है ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। निलय जो है ये कहा जाए किसके पर्यायवाची हैं? तो ये भवन हो गया आपका, निकेतन हो गया, निकेतन हो गया, और अलय हो गया, वास हो गया, गृह हो गया, घर हो गया, ये सब जो है निलय के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कोकिला का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कोकिला, कोकिला का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कोकिला, कोकिला किसे कहते हैं? कोयल को ही कहते हैं ना, क्योंकि कोकिला जो है ये क्या है? ये कोयल का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो कोयल है इसको श्यामा भी कहा जाता है, मतलब श्यामा भी इसका पर्यायवाची है। बसंत दूत किसका पर्यायवाची है? तो वो भी कोयल का ही है। और कादम्बरी, कादम्बरी जो है ये भी कोयल का ही पर्यायवाची है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ है, मतलब अर्थ अलग दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप बताएंगे, राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। चिरंतन और शाश्वत और सनातन ये जो है आपके, ये कहा जाए ये जो चिरंतन हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब निकाला जाए तो लंबे समय से कोई काम हो रहा है, ये लंबे समय से जो इसका अर्थ निकलेगा। लेकिन अधुनातन की बात की जाए तो अधुनातन यानी अधुनातन का मतलब क्या हो जाएगा?
जो अभी जल्दी का काम हो, मतलब आज तक घटित का काल के हिसाब से देखा जाए तो अधुनातन जो हो जाएगा बहुत जल्दी वाला काम हो जाएगा। तो ये अधुनातन जो है अलग है, बल्कि शाश्वत, चिरंतन, सनातन ये सब आपके अलग दिए गए हैं। अगला है, दिए गए शब्द में सही शब्द युग्म का अर्थ बताइए। अम्बु और अम्ब का सही शब्द युग्म का अर्थ बताना है। अम्बु और अम्ब, देखिए अम्बु की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि अम्बु मतलब जो होता है ये जल होता है। तो अम्बु का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जल हो जाएगा, और अम्ब का मतलब हो जाएगा माता। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी आंसर, अम्बु का जल और अम्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। सवाल कह रहा है कि जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो दिखाई न दे इसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर, अदृश्य। जो दिखाई ना दे इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अदृश्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें निष्प्राण, तो निष्प्राण का मतलब ये है कि जिसमें प्राण ना हो उसे क्या कहा जाएगा, निष्प्राण। अमर की बात की जाए तो अमर का मतलब है कि जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर। और नेत्रहीन यानी जो नेत्र से विहीन हो, अर्थात जिसके नेत्र ना हो उसे नेत्रहीन कहा जाएगा। अगला है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए अगर बात की जाए तो व्याकरण को जानने वाला इसे वीर प्रसू नहीं कहा जाएगा। व्याकरण को जानने वाले को वैयाकरण कहते हैं। वैयाकरण कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, वैयाकरण, ठीक है, वैयाकरण। क्षण में नष्ट होने वाला इसे हम क्षणभंगुर कहते हैं, क्षतिपूर्ति नहीं कहते हैं। और जिसमें सबकी सम्मति है जिसे हम सर्वसम्मति कहते हैं, सर्वज्ञ नहीं कहते हैं। जो बिना वेतन का काम करता हो इसे हम अवैतनिक कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो जो बिना वेतन के काम करता हो इसे अवैतनिक कहेंगे। नेक्स्ट है, स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है। देखिए स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, स्वरों का। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बात की जाए व्यंजन संधि में, तो व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर व व्यंजन दोनों से होता है। बाकी अगर विसर्ग संधि की बात की जाए तो विसर्ग में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। भरपेट में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भरपेट में कौन सा समास है, आप बताएंगे। जैसे भरपेट हो गया, आमरण हो गया, आजीवन, यथाशक्ति, यथारूप, यथाविधि, ये सब जो है ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पे, अव्ययी भाव समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। पहला देखिए, गोपियाँ कृष्ण की रोह में, ये गलत है। गोपियों होता नहीं है और किशन भी गलत लिखा है। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर, गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थीं, ये बिल्कुल सही है। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा, गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थीं, ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। तो डी उत्तर परफेक्ट हो जाएगा। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। देखिए आचार्य भरत मुनि जो हैं इन्होंने रसों की संख्या जो है ये 8 मानी है। बाकी हिंदी में कहा जाए तो रसों की संख्या 9 है, लेकिन आचार्य मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या ये 8 है। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, बीभत्स रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस और अद्भुत रस। श्रृंगार रस की अगर मैं अस्थायी भाव की बात करूं तो रति, करुण रस का अस्थायी भाव शोक, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह और बीभत्स रस का अस्थायी भाव घृणा या फिर जुगुप्सा, और हास्य रस का हास, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय और अद्भुत का आश्चर्य या फिर विस्मय। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। जो एक सम मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला छंद जो होगा वो चौपाई छंद होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए राइट उत्तर ये हो जाएगा ए आंसर आपका, चौपाई। बाकी अगर मैं बात करूं रोला, तो रोला जो है यहाँ पे दिया गया है ये डी वाला। रोला जो है आपका ये एक सममात्रिक तो छंद है, लेकिन इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये नहीं होगा। दोहा की बात की जाए तो दोहा जो है आपका एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें मात्राएं जो होती हैं 13-11 होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। सोठा जो है दोहा का बिल्कुल विपरीत होता है, इसमें मात्राएं जो होती हैं 11-13 होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है आपके सामने कि कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकत हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंकत हैं। अब देखिए, अगर आप ध्यान दो तो इसमें लब कहा जाए तो क और ल वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हुई है, तो क और ल वर्ण की आवृत्ति बहुत बार होने की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ए आंसर। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। देखिए, काव्य दोष की बात की जाए तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो काव्य दोष हैं ये 10 बताए गए हैं। 10 काव्य दोष जो हैं आचार्य भरत मुनि ने बताया है। और आचार्य वामन जो हैं, आचार्य वामन, इन्होंने जो काव्य दोष बताए हैं ये 20 काव्य दोष बताए हैं। और जो भामह जो हैं इन्होंने, आचार्य भामह जो हैं इन्होंने 21 काव्य दोष बताए हैं। ठीक है। और आचार्य विश्वनाथ जो हैं, आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने 70 काव्य दोष बताए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। लोकोक्ति का मतलब है कि लोक की उक्ति। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, लोक की उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अब अगर इसकी एक लोकोक्ति है और इसका अगर हम एक अर्थ निकालें तो मतलब यही है कि एक व्यक्ति के करने से कोई भी काम या फिर कोई कठिन काम पूरा नहीं हो सकता। तो वही है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ पे लोकोक्ति का मतलब जो हो जाएगा ये हो जाएगा लोक की उक्ति। अगला है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब आपको बताना है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब आपको बताना है। तो देखिए, ये जो है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, ये क्या है, ये भी आपकी एक लोकोक्ति ही है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके अर्थ की तो इसका मतलब ये है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। राइट उत्तर होगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा डी आंसर, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन नाम किसने दिया था। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन नाम किसने दिया था। जैसा मैंने आपको पहले भी इसको बताया है। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी उत्तर राइट हो जाएगा। देखिए समझिएगा, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने प्रथम कालखंड को प्रारंभिक काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने आदिकाल कहा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बीज वपन काल जो है किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बाकी अगर बात की जाए मिश्र बंधु, यहाँ पे जो दिए गए मिश्र बंधु, इन्होंने जो प्रारंभिक या प्रथम कालखंड है इनको इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। और जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने आदिकाल कहा है। चलिए गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया है, हालांकि गद्यांश ये थोड़ा टफ वाला होता है। अगर आप सभी की इजाज़त हो तो मैं इस गद्यांश को स्किप कर दूं, क्योंकि मैं ऊपर पढ़ता हूं फिर नीचे आकर के उसके सवालों को मिला करके फिर ऊपर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, भरता हूँ, तो ये गाइस उचित नहीं है। फिर भी चलो मैं कर देता हूँ। अब की बार मैं इस सेट में करवा दे रहा हूँ। बाकी अगले सेट में आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि अगर इस तरीके के गद्यांश दिए जाते हैं खाली स्थान भरने वाला तो वो करवाया जाए या फिर नहीं। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये गाइस मानकर चल रहा हूँ कि अगर जो क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं गद्यांश की वो करवाना आसान होता है। और ये वाला जो है ये आप खुद से कर सकते हैं। फिर भी मैं करवा देता हूँ। सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है। सभी सजीवों, पौधे और जंतु में उपापचयी क्रियाएं, पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन, आकार में डैश, शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय, कार्य करने की क्षमता तथा उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो संवेदन लिखा गया था इसमें अगर भरा जाए तो वृद्धि राइट होगा। मैं आपको यहाँ पे भर के दिखाता हूँ, देखिए फिर से पढ़ते हैं। सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है। सभी सजीवों, पौधे और जंतु में उपापचयी क्रियाएं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, आकार में वृद्धि, शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय, कार्य करने की क्षमता तथा उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। वृद्धि की विशेषावधि के पश्चात सभी पौधे तथा जंतु जनन द्वारा अपने जैसे ही संतति उत्पन्न करते हैं। सभी पौधे तथा जंतुओं की निश्चित आकृति, अब इसको यहाँ पे भरते हैं, निश्चित
आकृति होती है, यहाँ पे आकृति होगा, परंतु कोई भी दो पौधे या जंतु एक समान नहीं होते। ऐसी विभिन्नताएं के समय उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी विभिन्नताएं जो हैं ये किसके समय उत्पन्न होती हैं? राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऐसी विभिन्नताएं जो हैं ये किसके समय उत्पन्न होती हैं? जनन के, यहाँ पे जनन होगा। तो यहाँ पे देखिए 36 में भरा जाएगा जो है ये क्या हो जाएगा? जनन। ऐसी विभिन्नताएं जनन के समय उत्पन्न होती हैं। तथा जैविक विकास के लिए मुख्य, अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा 4 नंबर में? जैविक विकास के लिए मुख्य, देखते हैं क्या भरा जाएगा। मुख्य और फिर आकार प्रकार रेखा आधार दिया गया है। तथा जैविक विकास के लिए मुख्य आधार बनती है। हाँ, यहाँ पे आधार होगा, मुख्य आधार बनती हैं। सजीव तंत्र के विलक्षण संगठन के कारण ही विभिन्न जैविक क्रियाएं संभव हैं। बाकी यहाँ पे ये 5वां नहीं भर पाएंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई देखिए ये इसी वजह से ये अधूरा रह जाता है भरने वाला, ये सेट में अधूरा ही दिया गया है, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं है। तो आप अगले सेट में कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर ये जो भरने वाला दिया जाता है ये करवाया जाए या फिर नहीं, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, क्योंकि आपका एक सेट कंप्लीट हो चुका है, अगला सेट देख। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी का टारगेट है इस बार इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना और इस 48 लाख की भीड़ से निकल कर के इन 60,000 की लिस्ट में आना, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है मेरे प्यारे भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण ई बुक लाई गई है जो कि स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें आपको यूपी पुलिस का पूरा सिलेबस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग पूरा कवर मिलेगा। और ख़ास बात तो ये है कि इस पर भी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। और दूसरी खास बात ये है कि ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है। तो मेरे प्यारे भाई एक बार मैं इसका डेमो पेज पहले आपको दिखा देता हूँ, तो फिर आप यहाँ पर इस ई बुक का एक बार डेमो पेज देख लीजिए कितने बेहतरीन तरीके से और अपडेटेड कंटेंट के साथ ये ई बुक आपके लिए तैयार की गई है। खास बात मैंने आपको बताया कि ई बुक जो है पूरी की पूरी ई बुक आपकी इमेज कलरफुल के साथ बनाई गई है ताकि पढ़ने में मज़ा आए। ई बुक जो है आपकी ये गाइस जो ई बुक है ये पूरे 418 पेज की है और इसमें पूरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस कवर किया गया। तो फिर देरी किस बात की, अभी 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को ले लीजिए। दाम तो इसका 99 है लेकिन ये अभी 39 की मिल रही है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी आपको इस नंबर से आप मिल जाएगी। तो एक बार व्हाट्सएप करके जरूर देख लीजिएगा 8948667652। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सेट के। अगला सवाल आपके सामने है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। आपको ये बताना है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखिए अगर कहा जाए इसमें तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे तो वो होता है कि आपका पुलित। पुलित स्वर जो है इसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। इसका अधिकतम अगर कहा जाए प्रयोग जो है पुकारने में ही किया जाता है। जैसे कहते हैं सुनो, तो यहाँ पे जो सुनो लिखा जाएगा इसके बाद जो गुरु शब्द लगता है ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से। इसके अलावा कहा जाए ओम, ये जो है आपकी पुलिस स्वर के उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समानाधिकरण यानी कि समानाधिकरण मतलब मेरे प्यारे भाई जैसे कहा जाए कि राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी। क्या कहा गया? राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी। अब देखिए राजा जनक की पुत्री जो है कौन है? माता सीता। और राम की पत्नी कौन थी? माता सीता थी। तो मतलब दोनों में समान ही है ना। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? इस तरीके से लिखा जाएगा राजा जनक की पुत्री, इसके बाद यहाँ पे लगेगा अल्प विराम, फिर लिखा जाएगा राम की पत्नी थी। कुछ इस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे जो अल्प विराम ये वाला लगा है, ये वाला अल्प विराम यही यहाँ पे समानाधिकरण के बीच में लगता है। तो राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी, इसमें कौन सा लगा? अल्प विराम लगा। तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम लगता है। बी उत्तर राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला, इसमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? मैंने आपको बताया पहले भी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक विशेष के बारे में बताती हैं। हिमालय आपका व्यक्तिवाचक है, राम भी व्यक्तिवाचक है, गंगा भी है। पहाड़ जो है आपका ये व्यक्तिवाचक नहीं है। पहाड़ जो है
ये व्यक्तिवाचक नहीं है, देखिए जातिवाचक है। मेरे प्यारे भाई मित्र, राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा डी आंसर। ओके, नेक्स्ट वाले कि उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? उसका भाई खेलता है। अब देखिए उसका, यहाँ पे उसका क्या है? उसका भाई खेलता है, उसका यहाँ पे क्या है? उसका जो है आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो बी उत्तर राइट यहाँ पे हो जाएगा। नहीं भाई, संबंधवाचक नहीं होगा, बी उत्तर राइट होगा। कुसुम का विशेषण बताना है, क्वेश्चन नंबर 5। कुसुम का विशेषण आपको बताना है। कुसुम का विशेषण, कुसुम का विशेषण जो कुसुमित होता है, राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर कुसुमित। तो कुसुम का विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुसुमित हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तुम्हारा आना खुशी की बात है, इस वाक्य में आना ये क्या है? तुम्हारा आना खुशी की बात है, इस वाक्य में आना क्या है? आना जो है एक प्रकार की क्रिया है, तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रिया। तो तुम्हारा आना एक प्रकार की खुशी की बात है, इसमें आना जो है एक प्रकार की क्रिया है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? देखिए अगर आप ध्यान दो इसमें थोड़ा सा, तो लिखा गया है अंशतः, और अंशतः जो है ये क्या है? मेरे प्यारे भाई परिमाण की बात की जा रही है, तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सी आंसर अंशतः। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि उन्होंने शेर भर दूध पी लिया, या फिर कहा जाए राम ने शेर भर दूध पी लिया, तो मेरे प्यारे भाई इसमें शेर भर जो है ये क्या है? आप मुझे पहले ये बताओ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए शेर भर जो है आपका, शेर भर, ये शेर भर जो है ये भी आपका परिमाण ही होता है, इसको आप निश्चित में मत कीजिएगा, तो ये परिमाण ही होता है। हाँ, हालांकि ये निश्चित बाद में डिसाइड होता है, लेकिन ये पहले परिमाण में ही आएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग आप बताइएगा। देखिए पूर्ति की जाती है, कहते हैं ना कि जो हानि हुई है उसकी पूर्ति आप कीजिए, तो ये पूर्ति जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जो है ये आपका क्या है? ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। और छवि, कहते हैं ना कि आपकी छवि अति मनमोहक है, तो आपकी छवि यहाँ पे ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग जो हो जाएगा ये विवाह हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि आज प्रदीप का विवाह है, तो का विवाह है ना कि विवाह, प्रदीप की विवाह थोड़ी होगी, प्रदीप का विवाह है, तो यहाँ पे विवाह जो हो जाएगा ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? देखिए दर्शन जो है ये सदैव आपके बहुवचन होते हैं, घरों ये तो बहुवचन है, ये द्वितीयक में है, लताओं भी आपका बहुवचन है, लेकिन एक वचन जो है आपका ये हो जाएगा नदी। नदी का बहुवचन नदियाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे नदी जो है आपका ये एक वचन हो जाएगा, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं कुछ आपको शब्द बता रहा हूँ जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पीतल, मैं यहाँ पे लिख दूँ कहूँ पे तो और अच्छा रहेगा, ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से भाई समझा सकूँ। देखो हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको बेहतरीन दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो शब्द हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। पहला देखिए, पहला जो आपका हो जाएगा ये पीतल, पीतल जो है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा सोना, सोना जो है ये भी आपका एक वचन में ही प्रयुक्त होता है सदैव। जनता, जनता जो है आपका ये भी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। घी, घी जो है आपका ये भी सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। इसके अलावा कहा जाए तो पेट्रोल, पेट्रोल जो है आपका ये भी सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। इसके अलावा कहा जाए तेल, तेल भी आपका सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। और इसके अलावा कहा जाए तो आकाश, ये भी आपका सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। कहते हैं कभी आकाशों थोड़ी आपने कहा, नहीं कहा ना। वर्षा, वर्षा भी आपका सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सत्य, सत्य भी आपका सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। झूठ, झूठ भी आपका सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। और इसके अलावा मिथ्या, मिथ्या ये झूठ एक ही है। बालू, बालू जो है आपका ये भी सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। सौंदर्य, सौंदर्य भी आपका सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, फिर आगे हम और आपको बताते हैं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगला, देखिए बालू के बाद अगर मैं बात करूँ दल, दल ये भी आपका सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। आपको लग रहा होगा कि दल, दल तो एक प्रकार की भीड़ होती है, नहीं भाई, दल जो है भीड़ भले होती है, लेकिन इसका प्रयोग सदैव में एक वचन में करते हैं। ठीक है, झुंड, झुंड भी सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। टोली, टोली भी आपका सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो आपके सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट शब्द रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए।
आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा। अब देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ईजिली तरीके से बता सकते हो। इन्होंने लिखा है, लिखा मतलब ये नहीं पता कि इन्होंने कब लिखा, बट ये पता है कि लिखा मतलब काम पूरा हो चुका है, लेकिन ये कब पूरा हुआ ये नहीं पता। तो ये आसन्न भूतकाल में आएगा, बी उत्तर राइट होगा, आसन्न भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखो, आसन्न भूतकाल का मतलब क्या है, इससे क्रिया की समाप्ति का तो पता चलता है, लेकिन निकट भूत में या तत्काल में ही पता चलता है, मतलब ये अभी जल्दी ही हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला है कि इसमें से किस वाक्य में भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि इसमें से किस वाक्य में भाववाच्य है। लोग खुलकर हंस रहे थे, कर्तव्यवाच्य है। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया, कर्मवाच्य है। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, ये होगा नहीं। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर राइट होगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है। कर्ता मतलब कर्ता क्या होगा भाई, कर्ता जो है मतलब जो काम करे उसे ही आप कहते हो कर्ता। तो देखिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, खरीदेगा कौन, मुझे, यानी मैं खुद खरीदूंगा ना, तो मुझे आपका जो है कर्ता हो जाएगा। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पे, मुझे जो है आपका एक कर्ता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, मुझे। अगला, अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा। अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा, या फिर अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा। अनाड़ी, अनाड़ी का अगर तत्सम रूप की बात की जाए तो अनार्य होता है। अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है, अनार्य होता है। तो 13 नंबर सवाल का राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर। और बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अट्टालिका जो लिखा गया है, अट्टालिका का जो तत्सम होता है ये क्या होता है, अट्टालिका। अट्टालिका का जो तद्भव रूप है, इसके तत्सम नहीं, ये तत्सम खुद है ये अट्टालिका, और अट्टालिका का जो तद्भव रूप होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये अटारी होता है, अटारी। ठीक है, अटारी। बाकी अगर यहाँ पे बात की जाए अन्यत्र, तो अन्यत्र जो लिखा गया है इसके अगर तद्भव रूप की बात करूँ तो इसका अन्यत्र का हो जाएगा अनत, अनत हो जाएगा, अनत। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्गों को क्या कहते हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो हिंदी में उपसर्ग 3 भागों में विभाजित हैं। पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा है हिंदी उपसर्ग, और तीसरा है आगत उपसर्ग। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आगत उपसर्ग कहा जाता है। तो 14 नंबर सवाल का राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी आंसर, आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग की अगर मैं कुछ उदाहरण की बात करूँ तो जैसे गैर, गैर जो है आपका ये आगत उपसर्ग है। इसके अलावा कम, कम भी आपका आगत उपसर्ग है। खुश, तो खुश शब्द जो है आपका, ये खुश जो है ये भी आपका आगत उपसर्ग है। हम जो है आपका ये उर्दू का है, लेकिन ये भी आगत ही है क्योंकि उर्दू से हिंदी में आया है तो आगत ही कहा जाएगा। सब भी आपका आगत ही है। और जनरल, जनरल शब्द जो है ये भी आपका आगत उपसर्ग है। इसके अलावा कहा जाए वॉइस, हेड, चीफ, ये सब जो है आपकी ये आगत ही हैं क्योंकि ये अंग्रेजी से आए हैं। कहते हैं ना हेड कांस्टेबल, तो इसमें हेड जो उपसर्ग लगा है ये क्या है, ये आगत उपसर्ग है जो कि अंग्रेजी शब्द से आया है। नेक्स्ट, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। समझौता, समझौता में प्रत्यय अगर कहा जाए तो समझ जो है आपका ये मूल शब्द हो जाएगा, और अवता प्रत्यय लगा हुआ है। तो समझौता में अवता प्रत्यय है, ए आंसर राइट होगा। अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा। अमावस्या, अमावस्या का विलोम होता है, ये होता है पूर्णिमा, ए राइट होगा। प्रतिपदा, प्रतिपदा जो है इसका मतलब बताइए। और इसके अलावा जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के जो विलोम की बात की जाए तो इसका जो विलोम होता है ये शुक्ल पक्ष होता है, ये शुक्ल पक्ष होगा। प्रज्ञा की बात करें तो प्रज्ञा का जो विलोम होता है ये होता है अविवेक। प्रज्ञा का विलोम क्या होता है, अविवेक होता है, अविवेक। ठीक है, चलिए अगला है कि इसमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम जो होता है ये अनावृष्टि होता है। राइट उत्तर होगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा डी आंसर, अनावृष्टि। अगर यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है आर्द्र, आर्द्र की अगर मैं विलोम की बात करूँ तो इसका जो विलोम होता है ये शुष्क होता है। आर्द्र का विलोम क्या होता है भाई, शुष्क होता है। बाढ़ जो है इसका विलोम जो होता है ये सूखा होता है। बाढ़ का क्या होता है, सूखा होता है। रेगिस्तान की बात करें तो इसका जो होता है ये उपजाऊ आप कह सकते हैं, उपजाऊ। उपजाऊ जो है ये हो जाएगा रेगिस्तान का।
अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। क्वेश्चन नंबर 18। अनि जो है ये सेना का पर्यायवाची होता है। सी उत्तर राइट हो जाएगा। अनि जो है ये सेना का पर्यायवाची होता है। अगला है कि केला का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है। केला का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है। देखिए आप एक बात अच्छे से जानते हो कि केला का अगर संस्कृत रूप कहा जाए तो कदली फलम होता है। तो कदली जो है आपका ये केला का ही पर्यायवाची है। ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर केला के अन्य पर्यायवाची की बात करूँ तो भानुफल जो है ये किसका पर्यायवाची है। तो भानुफल जो है ये भी केला का ही पर्यायवाची होता है। और रंभा जो है ये किसका होता है। तो ये भी केला का ही पर्यायवाची होता है। अरुण शब्द का अनेकार्थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है अरुण शब्द का अनेकार्थी। देखिए अरुण का मतलब होता है प्रातःकालीन और सूर्य और सिंदूर। प्रातःकालीन, सूर्य, सिंदूर, रक्तवर्ण, ये सब जो है किसकी पर्यायवाची हैं या फिर किसके अनेकार्थी हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अरुण का। तो बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। देखिए अभिज्ञ का मतलब होता है ये होता है जानकार। अभिज्ञ का मतलब जानकार और अनभिज्ञ का मतलब ना जानकार। तो अभिज्ञ का मतलब जानकार और अनभिज्ञ का मतलब ना जानकार, यानी 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा। अति इंद्रिय। राइट क्या होगा। अति इंद्रिय। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे हम अति इंद्रिय कहेंगे। तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो यानी जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहेंगे। आस्तिक कहेंगे। तो जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक और जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक। नेक्स्ट महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। देखिए अगर हम महाशय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। महाधन आशय। क्या होगा। महाधन आशय। ये जो होगा ये महाशय का सही संधि विच्छेद होगा। तो अगर महाशय के संधि विच्छेद की बात की जाए तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका इसमें दीर्घ स्वर संधि निकल रहा है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है। यथास्थान मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे भी यथा शब्द लग जाए वहाँ पे सदैव अव्ययी भाव समास होगा। तो यथा स्थान या फिर कहा जाए जहाँ पे भी आगे अव्यय पद या फिर मेरे प्यारे भाई जहाँ पे भी आगे उपसर्ग लग जाए वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे यथा स्थान में क्या हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अपना हस्ताक्षर लगा दो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द के प्रयोग से वाक्य को शुद्ध करें। लगा दो, लगा को हटा करके कौन सा सही शब्द बनेगा। अब देखिए कहते हैं ना कि अपना हस्ताक्षर कर दो, तो ये लगा दो नहीं यहाँ पे कर दो होना चाहिए था। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। अपना हस्ताक्षर कर दो। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है। हृदय में मूल रूप से विद्यमान भावों को क्या संज्ञा दी जाती है। तो उन्हें हम अस्थायी भाव कहते हैं। राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका अस्थायी भाव। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दमिनी दमक रही घनमाही खल कई प्रीत जथा थिरनाही। दमिनी दमक रहे न घनमाही खल कई प्रीत जथा थिरनाही, इसमें कौन सा छंद है। अगर आप इसकी मात्रा को लगाओ तो लगा करके देखिए 2 1 2 यानी 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो मात्रा हो रही है 16 मात्राएं हो रही हैं। तो सी उत्तर राइट हो जाएगा चौपाई। ऑप्शन सी राइट होगा। अनुप्रास अलंकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 से अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जाए वर्णों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति ठीक है, यही सही है। ए आंसर राइट हो जाएगा। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार भी ना हो तो ये गलत है। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन हो ये तो बिल्कुल गलत है। एक शब्द की अधिक बार ये भी नहीं है। तो ए आंसर राइट हो जाएगा व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। मेरे प्यारे भाई आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार सभी मित्र पहले दिल की गहराई से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थोड़ा सा आज क्लास जो है थोड़ी लेट चल रही है, मतलब बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ, बहुत तेज़ी से नहीं बोला जा रहा है
और मैंने भी सोचा चलो ठीक है थोड़ा धीरे ही करवाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। देखिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में 18 से 20 अगस्त 2018 को आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ए आंसर। मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाए तो समझिएगा थोड़ा सा, 2012 की अगर मैं विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करूँ तो 2012 का विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। और 2015 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये भारत के भोपाल में हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले दिया गया है डैश, फिर कहा गया है चंगा, तो कटौती में डैश, लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। लोकोक्ति हर कोई जानता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मन चंगा, तो कटौती में गंगा। तो यहाँ पे मन और गंगा जो भी दिया गया वही हमारा राइट। तो मन चंगा और कटौती में गंगा, बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। इस कहावत का मतलब क्या है, कहते हैं ना खाते भी है पतरी में छेद भी करते हैं, तो वही है भाई, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, मतलब कृतज्ञ होना, यानी कि किए गए उपकार को ना मानना। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, किए गए उपकार को ना मानना। नेक्स्ट है रीत काल को श्रृंगार काल इसमें से किसने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीत काल को श्रृंगार काल इसमें से किसने कहा है। देखिए रीत काल को श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। इनका जो एक रचना है प्रमुख है वो है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत जो है ये इन्हीं की रचना है। नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर विकल्प के उत्तर पत्रक से चिन्हित कीजिए। ये कुछ गाइस यहाँ पे आपके दिए गए हैं, शायद ये पद्यांश है, तो मैं पद्यांश को पढ़ता हूँ। पद्यांश का अगर भाई आ गया ना आपका गद्यांश, मतलब जो पद्यांश आता है अगर ये आ गया ना तो थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच में गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वह सदा। बहुत गद्यांश, बहुत खतरनाक और बहुत अच्छा गद्यांश है, फिर से पढ़िए। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वह सदा। अब इसको ये जो पद्यांश दिया गया है इस पद्यांश से जो संबंधित शीर्षक है वो आपको बताना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गद्यांश बाबा निकाला मुझे, जो पद्यांश दिया गया है इसका शीर्षक क्या है, वीर के बारे में ज़्यादा बात की जा रही है तो वीर होगा। वीर संकट को देखकर क्या करते हैं, मोदी जी पद्यांश दिया गया तो भाई वीर संकट को देखकर घबराते नहीं है, डी उत्तर राइट होगा। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, जस्ट अभी आपने देखा कि वीर जो है सभी कार्य को मुस्कुराते हुए करते हैं, सी उत्तर राइट होगा। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, बहुत बढ़िया, वीर जो है कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। बहुत इजी पद्यांश दिया गया था तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके जो 2 सेट थे हिंदी के ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मेरे प्यारे भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके एग्ज़ाम में आपकी पूरी मदद कर सकूँ। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो हिंदी का डेली 2 सेट हो रहा है इसके पहले की जो क्लासेज हैं अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी रोजाना 2 सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इसकी PDF जो है मैंने 4 सेट की वो टेलीग्राम पर भेज दी है, तो आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई जो बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं उन सभी के क्लासेस को आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी आज की हमारी मेहनत कैसे लगी इस पे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि कोई भी क्लास होगी उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ओके, तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में नहीं मिलते, इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।